एवरीवन, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम देखने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत सारे डेली न्यू एप्लीकेशंस हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास। इस कंप्लीट लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्कैटरिंग होता क्या है, फिर उसके दो एप्लीकेशंस देखने वाले हैं जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, व्हाट इज टाइंडल इफेक्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। So let's start with the definition of scattering. तो scattering यानी होता क्या है? So here the definition is given, but definition को read करने से पहले सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं और उसे समझते हैं कि scattering में हो क्या रहा है। तो होता क्या है, scattering यानी क्या है? तो हमें पता है what is light? Light is nothing but an electromagnetic waves. और source of light क्या होती है? यहाँ पे sun. तो अब इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो, जब सोर्स ऑफ लाइट, जब सन से आने वाली जो लाइट एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो हमें पता है कि जो लाइट, वाइट लाइट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको हम कहते हैं विबग्योर, राइट। अब उन 7 डिफरेंट कलर्स में से हर एक जो कलर है उसके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। वेवलेंथ क्या है वो हम आगे समझने वाले हैं, ओके। तो पहले यहाँ पे हम स्कैटरिंग का फिनोमिनन अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या मैंने कहा कि जितने भी अलग 7 कलर्स है उनके डिफरेंट वेवलेंथ है। तो जो लाइट रेज एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, हमें पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी एयर जो है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और ये सभी जो गैसेस है इनके कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो वॉयलेट कलर के आपको दिख रहा है, दिस आर रिप्रेजेंटिंग द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नाउ आपको यहाँ पे एक रेड कलर का एरो दिख रहा है। दिस रेड कलर एरो इज रिप्रेजेंटिंग द रेड कलर लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन। और यहाँ पे एक वॉयलेट कलर का आपको लाइट्स दिख रही है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है रे ऑफ लाइट दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर। तो व्हाइट कलर, जो व्हाइट कलर की हमारी सोर्स ऑफ लाइट है, सन से आने वाली इंसिडेंट लाइट है, उसमें 7 कलर्स है। उसमें से हमने देखा कि यहाँ पे एक रेड कलर दिख रहा है आपको, वॉयलेट कलर, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? जब भी इंसिडेंट लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो जो इंसिडेंट लाइट है वो कुछ एनर्जी के साथ एंटर करती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं फोटोन, राइट। तो इंसिडेंट लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी। जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी इन जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर से उसे री इमिट करेंगे, राइट। तो इन मॉलिक्यूल्स में, एयर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, आने वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर से री इमिट किया। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ एब्जॉर्बिंग द लाइट एंड देन री इमिटिंग इट अगेन, this process is called as scattering of light. So now let's see the definition. When sunlight enters the atmosphere of the earth, sun की लाइट आई और एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के, वो क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस लाइट को। Then these atoms re-emit the light in all different directions. अलग अलग डायरेक्शंस में इसको फिर से री-इमिट करेंगे और इसी प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला कि पार्टिकल जो है, जो मीडियम के पार्टिकल्स है, उनका साइज क्या है, और दूसरा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो हमने अच्छे से देखा कि क्योंकि हमारे 7 कलर्स आए थे, लेकिन उसमें से 7 डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के साथ आए थे, तो सिर्फ और सिर्फ वॉयलेट कलर जो था उसने स्कैटरिंग दिखाया, ठीक है। जबकि जो रेड कलर की वेवलेंथ थी, रेड कलर लाइट जो थी, वो सीधा पास हो गई, उसने इन एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, जो एयर के मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम्स है, उनके साथ इंटरेक्शन शो नहीं किया। सो ये हमें क्लियरली बताता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं करती और स्कैटरिंग का फिनोमेनन बहुत कम या फिर नहीं शो करती है।
जबकि जो वॉयलेट कलर लाइट है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ लाइट होती है और इस वजह से वो स्कैटरिंग का फिनोमेनन अच्छे से कर लेती है। अब आपको क्वेश्चन आया होगा कि ये वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो हमने वेवलेंथ यहाँ पे बहुत बार रिपीट किया है इस वर्ड को, तो लेट्स सी वेवलेंथ। बट उससे पहले देखते हैं कि लाइट का स्पेक्ट्रम दिखता कैसे है। तो वी हैव द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। वी नो दिस इज द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसमें गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड एंड सो ऑन। इसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज है, इसके बीच में एक सर्टन वेवलेंथ होती है जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। ये वो रेंज ऑफ वेवलेंथ है जिसको हम ह्यूमन आईज जो है वो देख सकते हैं, और इस विजिबल रेंज के अंदर ही आते हैं 7 डिफरेंट कलर्स। दैट इज 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच ये जो रेंज है, इतने वेवलेंथ की जो लाइट है उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। इससे जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली है वो हो जाती है हमारी इंफ्रारेड, और कम वेवलेंथ वाली जो है वो हो जाती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज। तो आप यहाँ पे रेंज देख सकते हो, या ये रेंज गिवन है डिफरेंट लाइट्स की। ठीक है, बाद में आप यहाँ और देख सकते हो हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। In order to understand the frequency and wavelength, let's see the next one. But हाँ, so हमें इस स्लाइड से क्या समझ में आ रहा है कि विजिबल लाइट के अंदर वॉयलेट, देन इंडिगो, ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरह से 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी विजिबल लाइट के अंदर, जिसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर या फिर 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स से लेके 700 नैनोमीटर या फिर 7 × 10⁻⁻7 मीटर्स के इतनी, राइट। तो इस रेंज की लाइट, तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी है? 400 नैनोमीटर, दैट इज वॉयलेट कलर की। और सबसे ज़्यादा जो है वेवलेंथ वो किसकी है? रेड। तो हमने इसके पहले इसमें देखा था कि शॉर्टर वेवलेंथ वाली कौन सी थी? वॉयलेट, जो कि स्कैटरिंग कर रही है, और रेड लाइट क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए वो स्कैटरिंग का फिनोमेनन नहीं कर रही है। अब समझते हैं कि वेवलेंथ एग्जैक्टली है क्या। सो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव। तो हमें पता है लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और उसका हमने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जो वेव्स अगर हमने ड्रॉ की ऑन दिस ग्राफ, सो वी कैन सी हियर दैट दिस इज द क्रेस्ट, जो अपर पार्ट में जा रहा है दैट इज अ क्रेस्ट, एंड लोअर पार्ट वी कैन सी इट इज ए ट्रफ। वेवलेंथ क्या है? ये जो आपको क्रेस्ट दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो टॉप पार्ट है क्रेस्ट का और इसका जो पार्ट है, तो फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, राइट, फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर सक्सेसिव क्रेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। या फिर आप बोल सकते हो ट्रफ और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। So a wavelength is defined as distance between 2 successive crest or trough of a wave. इसको हम represent करते हैं by symbol lambda। और wavelength को हम मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में या फिर नैनोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। तो वेवलेंथ इज इक्विवेलेंट टू, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिस्टेंस लेना है तो हम उसको लेंथ में लेते हैं, दैट इज मीटर्स में, किलोमीटर्स में, राइट। वैसे ही अगर कोई वेव है, जैसे कि यहाँ पे इन दिस केस लाइट वेव्स, तो लाइट वेव्स को अगर हमें मेजर करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसको हम मेजर करते हैं इन द वेवलेंथ। ओके, आई होप नाउ आपको आइडिया आ गई है कि वेवलेंथ क्या है। इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द वेव। नाउ फ्रीक्वेंसी, तो हमने एनर्जी वाला फिनोमिनन देखा था, राइट। तो फ्रीक्वेंसी यानी क्या है? तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट वेव्स दिख रहे होंगे, राइट।
ऊपर वाला जो है वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी लिखा है और नीचे इसमें लिखा है लो फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज मीन बाय हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव? उसके पहले हमें समझना है कि ऑसिलेशन क्या है. ठीक है, तो जब एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, ठीक है, वन कंप्लीट क्रेस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ जो होता है उसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन या फिर वन वेव साइकिल. ठीक है, और किसी भी वेव ने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. तो लेट्स कंसिडर कि ये दो वेव्स इमिट हुए हैं, स्टार्टिंग दोनों की एक ही जगह से हुई है, राइट. और इसने ये जो ऑसिलेशंस है, ये जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऊपर वाले वेव ने और नीचे वाले वेव्स ने किए हैं वो हुए हैं 1 सेकेंड के अंदर. तो 1 सेकेंड के अंदर दोनों का टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के अंदर जो अबव वाला वेव है उसने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए? ऑसिलेशन यानी क्या कहा था मैंने? 1 कंप्लीट क्रेस्ट एंड 1 कंप्लीट ट्रफ. तो लेट्स काउंट. सो हियर इट स्टार्ट्स 1, then 2, 3, 4, 5 and 6. सो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर इसने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं? 6 ऑसिलेशंस. और जो नीचे वाला वेव है उसने 1, 2 and 3. तो नीचे वाली वेव ने 1 सेकेंड के अंदर 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए. तो जो ऊपर की वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी 6 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज. और जो नीचे वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी 3 हर्ट्ज. तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो अबव वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी वेव. एंड जो लोअर वाली वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, इट इज़ 3 हर्ट्ज. ओके, सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Frequency is defined as total number of wave cycles or oscillations produced per unit time. जैसे यहाँ पे 6 number of oscillations हुए हैं in 1 second and नीचे वाले waves में 3 oscillations हुए हैं in 1 second. Now I hope that you get to know कि frequency क्या है, right? So अब देखते हैं, हमने इसके पहले देखा था कि wavelength क्या है, right? क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ऊपर वाली वेव है और नीचे वाली वेव है इसमें से किसकी वेवलेंथ शॉर्ट है और किसकी वेवलेंथ लॉन्ग है? तो वेवलेंथ हमने क्या देखा था? से 1 कंप्लीट क्रेस्ट एंड 1 कंप्लीट ट्रफ, राइट? दैट इज वेवलेंथ. या फिर क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस. तो यहाँ से इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस यू कैन सी ओवर हियर, राइट? तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्रेस्ट और एक क्रेस्ट का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 वेवलेंथ. ठीक है, और इस वाली वेव के केस में यहाँ से क्रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है. तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो नीचे वाली वेव है इसका वेवलेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द अबव वेव. सो अबव वेव इज हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ एंड द बिलो वेव्स इज हैविंग द लॉन्गर वेवलेंथ, राइट? जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला अगर वॉयलेट कलर है लाइट का, वॉयलेट कलर लाइट इमिट कर रहा है, तो नीचे वाला रेड है जिसका वेवलेंथ क्या था? लॉन्गर, राइट? सो लॉन्गर वेवलेंथ लेकिन लो फ्रीक्वेंसी, दैट इज लो एनर्जी, एंड शॉर्टर वेवलेंथ इज करस्पॉन्डिंग टू दी हाई फ्रीक्वेंसी. सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट कि लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है, इन दोनों के बीच में का जो रिलेशन है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? सो लाइट विथ शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कैसी है? शॉर्टर. यहाँ पे लाइन शॉर्टर वेवलेंथ है एंड हाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कैसी है? हाई. तो शॉर्टर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो होती है वो ज़्यादा स्कैटरिंग का फिनोमिनन शो करती है, जबकि जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी लो होती है वो कंपैरेटिवली वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटरिंग का फिनोमिनन कम शो करते हैं. ओके, सो नाउ आई होप कि स्कैटरिंग, बेसिक स्कैटरिंग का जो फिनोमिनन है वो आपको क्लियर है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टू द
next topic, that is applications of scattering of light. So do you know that why sky is blue in color? तो शायद आपके पास अभी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें पता है कि स्काई इज नथिंग बट द एटमॉस्फेयर, राइट, अर्थ एटमॉस्फेयर। तो लाइट जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद ब्लू कलर और वॉयलेट कलर जो है, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है। क्योंकि इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो इस ब्लू कलर के वेवलेंथ के लाइट को ज़्यादा स्कैटर करती हैं, इसलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। जबकि रेड कलर और बाकी जो डिफरेंट कलर है स्पेक्ट्रम में से, वो स्कैटरिंग का फिनोमिनॉन नहीं करते, इसलिए हमें वो कलर दिखाई नहीं देता है। सो यू कैन क्लियरली सी हियर sky is looking blue, it is because of the scattering of light, because blue color light has shorter wavelength, उसकी wavelength short होती है, that is 450 to 495 नैनोमीटर्स की रेंज की wavelength होती है ब्लू कलर के लाइट की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट जो है वो आपने सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, राइट? तो टिंडल इफेक्ट आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो लाइट इस एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो ये जो लाइट है वो आपको विजिबल यानी दिखाई देती है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप रूम में बैठे हो और हमारे सराउंडिंग में लाइट प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो हमें लाइट दिखाई देती है हमेशा? नहीं, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये लाइट इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, then that light is visible to us. This visibility of light, जब ये light visible हमें दिखाई दे रही है, that visibility of light is because of the scattering of light, scattering of the dust particles present in the atmosphere, and this effect which is we can see because of scattering of light is called as a Tyndall effect. So Tyndall effect occurs when sunlight passes through a fine mist. बहुत fine small particles के अंदर से जब ये पास होती है, very very tiny particles, इतने small particles होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो जो small size particles है वो उस लाइट के जो बीम है उसको स्कैटर कर जाते हैं, जिस वजह से उस बीम के अंदर हम उस लाइट को हम देख सकते हैं, राइट? The path of the sunlight becomes visible due to the scattering of light by dust particles in the room. तो आपकी जो लाइट की पूरी रेंज है, ठीक है, वो आप क्लियरली देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड दिस फिनोमेनन इज टिंडल इफेक्ट। तो हमने दो एप्लीकेशंस देखे, फर्स्ट व्हाई स्काई इज ब्लू इन कलर एंड सेकेंड इज टिंडल इफेक्ट। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक, an important topic, that is types of scattering। तो ये ऐसा फिनोमिनॉन है, मतलब स्कैटरिंग जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहला इलास्टिक स्कैटरिंग एंड सेकेंड इज इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग ये बहुत नॉर्मल और जनरल टर्म है जिसको हम रेलिंग स्कैटरिंग कहते हैं। तो हमने जो अभी दो फिनोमिनॉन्स देखे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। एंड सेकेंड इज इनइलास्टिक स्कैटरिंग, जिसको हम रमन स्कैटरिंग भी कहते हैं। बाय द नेम रमन यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द साइंटिस्ट सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस पर्टिकुलर स्कैटरिंग फिनोमिनॉन को, या फिर रमन शिफ्ट जो है उसे इन्वेंट करने के लिए, राइट? सो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। So let's see first, that is elastic scattering. Elastic scattering also known as Rayleigh scattering. इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कैटरिंग में सेम एनर्जी वेव होती है और वेवलेंथ जो है इंसिडेंट लाइन की वो सेम होती है, ठीक है? तो फिर से रिकॉल करिए व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग में क्या हो रहा है, सन से आने वाली रेज एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स है उस एनर्जी को, ठीक है, फोटोन, लाइट किसके फॉर्म में आती है, फोटॉन्स के फॉर्म में, तो जो फोटोन वाली जो एनर्जी है वो किसने एब्जॉर्ब की, मॉलिक्यूल्स ने। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके फिर से री इमिट करेंगे, राइट? तो फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल,
तो फोटोन पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया और फिर बाद में उसको इमिट किया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर, मतलब ये जो स्कैटरिंग का प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर फोटोन ने ना, पार्टिकल ने ना उस फोटोन के एनर्जी को अपने पास रखा, ना उस फोटोन की एनर्जी को दिया वापस। मतलब जो चेंज इन द एनर्जी है वो क्या हो गया, जीरो। तो ऐसे टाइप ऑफ स्कैटरिंग को हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग, जिसमें सेम एनर्जी रहेगी। इंसिडेंट वाली लाइट की एनर्जी और फोटोन ने जो, पार्टिकल ने जो इमिट की है एनर्जी है, वो दोनों एनर्जी कैसे रहेंगी, सेम, और वेवलेंथ भी क्या रहेंगी, दोनों की सेम। दैट इज इलास्टिक स्कैटरिंग। इसको आगे हम और पिक्टोरिकल फॉर्म में अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन इलास्टिक स्कैटरिंग, दैट इज रमन स्कैटरिंग। यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है और जो इमिटेड लाइट है बाय द पार्टिकल, इन दोनों की एनर्जीज में आपको कुछ चेंज दिखाई देगा, ठीक है। तो फोटोन की जो एनर्जी पार्टिकल ने एब्जॉर्ब की है और जो पार्टिकल ने इमिट की हुई एनर्जी है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है एनर्जी में। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज इन इलास्टिक स्कैटरिंग या फिर रमन स्कैटरिंग। दोनों फिनोमेनन को अच्छे से समझते हैं विद दिस डायग्राम। तो यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल है, दिस वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एयर पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको लेजर, ठीक है, ग्रीन कलर का जो लाइट दिख रहा है, ये सर्टन वेवलेंथ के साथ आई, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज अ फोटोन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम लेजर लाइट, यानी क्योंकि हम एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पे इमिट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सन का लाइट क्यों नहीं लिया, क्योंकि सन की लाइट के अंदर डिफरेंट 7 कलर्स के 7 वेवलेंथ्स आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे लेजर लाइट यूज कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक, एक सिंगल वेवलेंथ को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, राइट। तो एक सर्टन वेवलेंथ की लाइट जब इस मॉलिक्यूल, इस पार्टिकल में आके टकराई, तो ये जो वेवलेंथ थी, ठीक है, ये वेवलेंथ बोल सकते हो, या फिर जो एनर्जी थी, जो एनर्जी लेके ये लेजर लाइट आया है, वो एनर्जी इस फोटोन, इस पार्टिकल ने एब्जॉर्ब ना करते हुए वैसे की वैसे एनर्जी फिर से इमिट कर दी, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट आया, मॉलिक्यूल के ऊपर टकराया और कुछ भी उस एनर्जी में कोई चेंजेस ना करते हुए फिर से वही एनर्जी सराउंडिंग में इमिट कर दी। तो ये सिंपल टाइप ऑफ स्कैटरिंग का फिनोमिनन है, जिसको हम कहते हैं रेलिंग स्कैटरिंग, जिसमें जो स्कैटरर है, स्कैटरर कौन है यहाँ पे, मॉलिक्यूल। तो स्कैटरर जो है उसका वेवलेंथ और जो इंसिडेंट वाला वेवलेंथ है, उन दोनों की वेवलेंथ कैसी रहेगी, सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जबकि सेकेंड टाइप ऑफ स्कैटरिंग होती है, जिसमें सेम, अगर आपने लेजर लाइट या सेम लेजर की एक सर्टन वेवलेंथ को हमने इस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन कराया, तो ये जो पार्टिकल है ये क्या करता है, ये पार्टिकल ये जो एनर्जी है या फिर इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, ये अगर सर्टेन एनर्जी के साथ आके इसको टकराता है, तो जो स्कैटर्ड हुई वेवलेंथ है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, स्कैटर्ड हुई जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है देन दैट ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ। सो यू कैन सी स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, लेस है, इज लेस देन दैट ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ। तो इसमें क्या होगी, चेंज होगी, वेवलेंथ क्या होगी, एज इट इज है क्या दोनों, नहीं। इंसिडेंट होने वाली वेवलेंथ कुछ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की थी और स्कैटर्ड वेवलेंथ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, कम हो गई देन द इंसिडेंट वेवलेंथ। तो इस टाइप ऑफ स्कैटरिंग को हम कहते हैं एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग। जबकि अगर इंसिडेंट वाली जो वेवलेंथ है और जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, अगर इस स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा वेवलेंथ हो जाती है देन द इंसिडेंट वेवलेंथ, राइट, तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है अगर, तो इस टाइप ऑफ स्कैटरिंग को हम कहते हैं स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, राइट। तो इन दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं, जो भी इंसिडेंट लाइट है और जो स्कैटर्ड लाइट है, इन स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ चेंज हो रही है। एज इट इज अगर है तो रेलिन स्कैटरिंग, अगर चेंज हो रही है तो रमन स्कैटरिंग। अगर चेंज जो हुआ है, अगर वो लेस हुआ है, वेवलेंथ अगर स्कैटर्ड वेवलेंथ अगर कम हुई है, चेंज इज लेस देन द इंसिडेंट वन, दैट इट इज एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। लेकिन जो चेंज हुआ है, तो चेंज वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द इंसिडेंट वन,
then it is called as a Stokes-Raman scattering. So I hope that now you know what is the phenomenon of scattering. Then two types of scattering हमने देखे, रेलिंग स्कैटरिंग एंड रमन स्कैटरिंग. रमन स्कैटरिंग के अंदर भी दो टाइप्स हमने देखे, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग एंड एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग. अगर आप चाहते हो कि मैं इन स्टोक्स रमन स्कैटरिंग के ऊपर फिर से डिटेल्स में वीडियो बनाऊं, सो लेट मी नो दैट. हम उसको सेपरेटली अलग वीडियो में अच्छे से डिटेल्स में इसको एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे. आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे गाइस.